सौर एकेडमी सतना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अपनी तैयारी को धैर्य के साथ जारी रखिए। तो चलिए आज की क्लास की बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ये अभी पटवारी एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और आगामी एमपीपीएससी प्री के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो वास्तविक गैस जो है निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न दाब और उच्च ताप। आदर्श गैस क्या होती है? आदर्श गैस एक ऐसी काल्पनिक गैस है जिसके जो गुण होते हैं किसी भी वास्तविक गैस के अत्यंत निम्न दाब और उच्च ताप पर गुणों के समान होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि को आदर्श गैस की परिकल्पना के काफी समीप माना गया है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? निम्न दाब और उच्च ताप। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित मत्स्य उत्पादन है। कौन सा है? मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। इसको पीसी कल्चर भी बोला जाता है। रेशम उत्पादन से संबंधित क्या है? सेरीकल्चर। ये भी देख लीजिए, सेरीकल्चर। पुष्प कृषि से संबंधित क्या है? फ्लोरिकल्चर। और बागवानी से संबंधित क्या है? हार्टिकल्चर। इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का शोषण करते हैं? तो पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शोषण करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए गौण कारक है? कौन सा स्ट्रोक से खतरे के लिए गौण कारक है? तो कारक दो प्रकार के होते हैं, मुख्य कारक होते हैं और कुछ गौण कारक होते हैं। तो यहां पे देखें तो उच्च रक्तचाप, शारीरिक अक्रियता और डायबिटीज, ये क्या है? मुख्य कारक है। यहां गौण कारक पूछा गया है तो धूम्रपान जो है ये गौण कारक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन, जिसकी मानव शरीर में कितनी 65% उपलब्धता होती है। इसके अलावा कार्बन की 18%, नाइट्रोजन की 3% और कैल्शियम की 1.4%। तो ये भी याद रखिए। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पौधों और पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने का कारण क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित भी बोला जाता है। और यहाँ यह कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो पौधों में जो पत्तियां होती हैं ये श्वसन अंग होती हैं। पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो श्वसन अंग होती हैं। और पत्तियां जो होती हैं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियां। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्लोनिंग पद जो होता है ये जनन विज्ञान से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन विज्ञान। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो सबसे पहले न्यूरॉन को समझ लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन कहते हैं और ये तंत्रिका ऊतक की ही इकाई है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, यह भी पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? गाजर। क्यों है गाजर? गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और कैरोटीन को विटामिन ए के निर्माण करने वाला बोला जाता है। कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का जो प्रमुख स्रोत है वो सोयाबीन। मात्रा के आधार पर प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन। और यदि गुणवत्ता के आधार पर बोले तो गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा स्रोत अंडे को माना जाता है। यहां पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? सोयाबीन। नेक्स्ट देख लेते हैं।
पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। और ये एलपीजी भी, एलपीजी के जो प्रमुख घटक हैं उसका भी है। एलपीजी के जो प्रमुख घटक कौन कौन होते हैं? ब्यूटोन और प्रोपेन, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो सबसे पहले हम ऊर्ध्वपातन को समझ लेते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित हो जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यहां पे ऑप्शन में देखें तो किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो कैफर, जिसे कपूर बोला जाता है। तो कपूर में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। कपूर को आपने देखा होगा, जब पूजा वूजा में उसकी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जलाते हैं तो वो सीधे गैस में परिवर्तित होती है, द्रव में परिवर्तित नहीं होती। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपूर, कैफर। वर्क, मोम, इथाइल अल्कोहल में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में है तो इसका अर्थ क्या है? यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि अग्र तथा पश्च जो क्रियाएं होती हैं उनकी दरें क्या होती हैं? समान होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन में होने पर अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं की दरें क्या होती हैं? समान होती हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया में बना उत्पाद और पश्च अभिक्रिया में बने उत्पाद के बराबर होता है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में की मात्रा 78% होती है। तो पृथ्वी के तल के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। किसकी मात्रा? नाइट्रोजन की मात्रा। इसकी मात्रा कितनी होती है? 78%। यदि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन को भी याद रखिए, 21% होती है। इसमें के अलावा आर्गन 21% होती है और दशमलव में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये भी याद रखिए। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है वायुमंडल के समीप? नाइट्रोजन की, 78%। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितने समय का होता है? तो सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। कैसे होता है? 1 सेकंड का जो समय होता है एक दिशा में जाने और पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए पुनः उसका 1 सेकंड हो जाता है। और यदि हम आवर्तकाल को कम या ज्यादा कर देते हैं तो सेकंड पेंडुलम वाली घड़ी जो है वो सही समय नहीं बताती है, इसलिए इसका 1 सेकंड रखा गया है। तो 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? कितने समय का होता है? 2 सेकंड का। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूटन किलोग्राम मात्रक है। न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है। न्यूटन किलोग्राम जो होता है त्वरण का मात्रक होता है। इसके अलावा यदि हम बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। यहां पे न्यूटन किलोग्राम, ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन किलोग्राम किसका? त्वरण का मात्रक होता है। अभी मात्रक से प्रश्न पटवारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए इनको। न्यूटन किलोग्राम का मात्रक त्वरण का होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऊर्जा, कार और ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल। ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। सरल आवर्त गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक समान रूप से गति करती है, इसलिए इस गति में आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम स्थिर रहता है। सरल आवर्त गति में क्या? आवर्तकाल, आयाम और आवृत्ति स्थिर रहता है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश। कौन ऊर्जा प्रदान करता है? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यदि हम इसके फार्मूले की बात करें, फार्मूला भी देख लीजिए, 6CO2 6H2O, इसमें सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है। भोजन अपना बनाते हैं, C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2, ये उत्सर्जित होता है, वायुमंडल में चली जाती है। तो ये फार्मूला भी याद रखिए। किससे ऊर्जा प्रदान होती है? प्रकाश से, सनलाइट से।
डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट ने 1714 में। कब इसका आविष्कार किया था? 1714 में। और 1724 में उन्होंने एक पैमाना बनाया था जिसे फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट स्केल का बोला जाता है, तो वो भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए पोषक होता है? तो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, निकेल। तो यहाँ पे जो है बोरान, बोरान जो होता है पदार्थ पौधे के पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच और याददाश्त के खोने से है? तो यहां पे देखें तो अल्जाइमर रोग जो होता है यह मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खोने के लिए जिम्मेदार है। अल्जाइमर रोग से मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है और यह सामान्यतः किस उम्र में? वृद्धावस्था में होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? यहां पे पूछा वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ही प्रदूषित करती है। यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है। यह पौधे जो हैं इसको प्रकाश संश्लेषण में इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन है उसको उत्सर्जित करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है, और ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है। ये भी याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इत्यादि इत्यादि। तो ग्लूकोज का क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो यहां पे देखें तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो है जिसे लाल हरा अंधापन भी बोला जाता है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? क्योंकि ये आनुवांशिक रोग होता है, और इस रोग में रोगी को क्या होता है? लाल और हरे रंग में पहचान नहीं पाता है, लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है, और इसी कारण इस रोग को लाल और हरा अंधापन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? कलर ब्लाइंडनेस, आनुवांशिक रोग है। बाकी दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेसबायोमिपिया इत्यादि को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉपर्सकुलर थ्योरी का प्रयोग किए क्या बताने के लिए किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कणिका सिद्धांत का प्रयोग, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और इन्होंने इसे कणिका का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसका सिद्धांत दिया था, यदि किसी कण का विराम अवस्था में द्रव्यमान mo, वेग v और यम है, तो आइंस्टाइन की जो सापेक्षता का सिद्धांत के अनुसार यम इक्वल टू ये याद रखिएगा v स्क्वायर c स्क्वायर, जहां c क्या है? प्रकाश की चाल है। तो ये भी याद रखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉपर्सकुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया था? रिलेटिविटी का सिद्धांत। और रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, कुछ देर बाद क्या होता है? सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है तो कुछ देर बाद दबाव बढ़ जाता है। क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो नियत द्रव्यमान की हवा का आयतन जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस प्रकार के रेल इंजन की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो विद्युत रेल इंजन होते हैं, विद्युत रेल इंजन होते हैं, इनकी जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। यदि हम घटते क्रम से देखें तो विद्युत, उसके बाद पेट्रोल इंजन, उसके बाद डीजल इंजन, उसके बाद भाप इंजन,
ये भी याद रखिए। सर्वाधिक क्षमता किसकी होती है? विद्युत इंजन की। और सबसे पहले जो भाप इंजन बनाया गया था वो भाप से बनाया गया था, रेलवे इंजन। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती हुई बालों को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच करता है तो बॉल पकड़ने के बाद हाथ को पीछे की तरफ लाता है। क्यों लाता है? जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का जो संवेग होता है वो शून्य हो जाता है, और संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय तक रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल उसको लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को उंगलियों के बीच आते ही अपने पीछे की ओर खींचता है। और यदि वह ऐसा नहीं करता तो क्या होगा? उसको चोट लगने की संभावना रहेगी या बाल छिटक कर आगे जा सकती है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, उसे बल लगाने के लिए अधिक समय मिल जाता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हमने विज्ञान के आज 30 क्वेश्चन को देखा है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पटवारी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, और आगामी जो पीएससी का पेपर होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से देखिए। इसके अलावा भी हमारे पास विज्ञान के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उनको भी देख लीजिए। उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं कवर किए गए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।